शुरुआत से पहले एक जरूरी सूचना। अपने बचपन की यादों का एक बार फिर से लुत्फ उठाना चाहते हैं तो सुनिए एक ऐप के बारे में, प्लेयर स्पॉट, जिसमें आप खेल सकते हैं कैरम, और ना सिर्फ खेल सकते हैं बल्कि 50 लाख रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं। प्लेयर स्पॉट पर ही तो कैरम खेलने का असली मजा है। 50 लाख तक जीतो और एक क्लिक से इंस्टेंट विथड्रॉ करो। सूचना समाप्त। अब आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई तब चीन इसका फाउंडिंग मेंबर था। हालांकि तब इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी कहते थे। 1949 में चीन में गृहयुद्ध के बाद आरओसी सरकार ने ताइवान में शरण ले ली और मेनलैंड चीन का नाम हो गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1970 तक संयुक्त राष्ट्र में आरओसी को ही चीन का प्रतिनिधि माना जाता रहा। फिर 1971 में चीन से संबंध सुधारने की अमेरिकी कोशिश के चलते संयुक्त राष्ट्र असेंबली में रेजोल्यूशन 2758 पास हुआ। इस रेजोल्यूशन के पास होते ही आरओसी की जगह पीआरसी ने ले ली। चीन शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर रहा है। उसके पास वीटो पावर है, लेकिन फिर भी काफी समय तक उसका कद बाकी परमानेंट मेंबर से नीचे था। 21वीं सदी की शुरुआत में चीन की आर्थिक शक्ति में इजाफा हुआ, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका रसूख बढ़ा। चीन की बढ़ती ताकत का एक महत्वपूर्ण पहलू था यूएन में उसका दखल। यूएन में 15 मुख्य एजेंसियां हैं। इन सभी एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के मेंबर आपस में सहमति बनाते हैं। कोई विवाद होता है तो उसे इन एजेंसियों के माध्यम से सुलझाया जाता है। वर्तमान में इन 15 एजेंसियों में से 4 को चीन सीधे सीधे हेड करता है। इसके अलावा 9 एजेंसियों में डेप्यूटी पद पर चीनी अधिकारी बैठे हैं। इनमें IMF, यूनेस्को और WHO शामिल हैं। यूएन में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि यूएन एजेंसियां चीन के प्रति नरम रुख करती हैं। कोविड-19 को लेकर WHO पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने चीन के प्रति नरमी दिखाई और कोरोना वायरस कहां से निकला इसकी तहकीकात को लेकर भी चीन पर दबाव नहीं डाला। कुछ ऐसा ही आरोप OHCHR यानी ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स पर भी लगता रहा है। साल 2021 में OHCHR की तरफ से कहा गया कि वो चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर एक रिपोर्ट जारी करेगा। इसी साल मई महीने में OHCHR का एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन शिनजियांग के दौरे पर पहुंचा। इस मिशन की रिपोर्ट का इंतजार दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाएं कर रही थीं। फिर 31 अगस्त की तारीख आई। OHCHR की कमिश्नर के कार्यकाल का आखिरी दिन और रिपोर्ट का कहीं कोई अता पता नहीं। एक बार फिर ये साबित होने जा रहा था कि यूएन में चीन का दखल है। फिर रात 12 बजे से ठीक पहले अचानक खबर आई कि OHCHR ने शिनजियांग रिपोर्ट जारी कर दी है। हालांकि पहली बार नहीं है कि शिनजियांग के उइगर मुसलमानों पर कोई रिपोर्ट आई हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई मानवाधिकार संगठन पिछले कई सालों में ऐसी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। इसके अलावा शिनजियांग से बचकर निकले दर्जनों लोगों ने अपनी कहानी बयां की है, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि चीन शिनजियांग में नरसंहार को अंजाम देने में मशगूल है। आज हम जानेंगे कि यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है और इसके खास मायने क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। चीन के नक्शे पर नजर डालें तो उत्तर पश्चिम में बसा शिनजियांग चीन का सबसे बड़ा प्रांत है। इसकी सीमाएं 8 देशों को छूती हैं। ये 8 देश हैं भारत, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोलिया। ऐतिहासिक रूप से शिनजियांग हमेशा से चीन का हिस्सा नहीं था। 18वीं सदी के आसपास चीन ने इस इलाके पर कब्जा किया, लेकिन यहाँ के लोग भाषा और संस्कृति में बाकी चीन से अलग थे। 1949 में जब चीन में गृहयुद्ध शुरू हुआ और शिनजियांग ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, उसी साल माओ के कम्युनिस्ट चीन ने दोबारा इस हिस्से पर कब्जा जमा लिया। शिनजियांग भूगोल और प्राकृतिक संसाधन दोनों ही लिहाज से बहुत अहम था। चीन को इस इलाके की तो ज़रूरत थी, मगर उसे यहाँ की बसाहट से परेशानी थी। ये परेशानी जुड़ी हुई थी धर्म से। शिनजियांग में ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिमों की थी। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप था उइगरों का। तो कौन है उइगर? टर्किक लैंग्वेजेस नाम का भाषाओं का एक झुंड है। इन्हें बोलने वाले टर्किक पीपल कहलाते हैं। इस एक ग्रुप के भीतर कई अलग अलग छोटे बड़े समूह हैं। इनमें से ही एक हैं उइगर।
घुमक्कड़ कबीलाई अतीत वाले इस समुदाय की बसाहट का मुख्य इलाका है सेंट्रल एशिया। यहाँ उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों में उइगरों की अच्छी खासी संख्या है, मगर इनकी सबसे अधिक संख्या पाई जाती है शिनजियांग में। यहाँ करीब 1.25 करोड़ उइगर रहते हैं। उइगर अपनी भाषा और संस्कृति से काफ़ी जुड़ाव रखते हैं और ये बात चीन की एक मुश्त संस्कृति की जिद से मेल नहीं खाती थी। इसलिए चीन ने शिनजियांग की डेमोग्राफी बदलनी शुरू की। चीन के अलग अलग हिस्सों से लाकर हान समुदाय को यहाँ बसाया जाने लगा। 1949 में शिनजियांग में हान समुदाय की संख्या 6% थी। 21वीं सदी तक ये 50% तक पहुंच गई। वहीं उइगर 76% से 40 से 45% रह गए। ऐसा नहीं कि चीन ने बस शिनजियांग की आबादी का गणित बदला हो, उसने सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव करना भी शुरू किया। लोगों पर मैंडरिन भाषा थोपी जाने लगी और अपना धर्म छोड़ने का दबाव बनाया जाने लगा। 1958 से ही सोशल इंटीग्रेशन के नाम पर चीन ने उइगर समेत बाकी अल्पसंख्यक समुदायों का चीनीकरण करना शुरू कर दिया। कल्चरल रिवॉल्यूशन की आड़ में इन पर बहुत अत्याचार किए गए। इस वजह से उइगरों का एक धड़ा मिलिटेंसी की तरफ मुड़ने लगा। 1991 में सोवियत विघटन के बाद उइगर मिलिटेंसी को और रफ्तार मिली। इस दौर में सेंट्रल एशिया के कई देश सोवियत से आज़ाद होकर इस्लामिक मुल्क बन गए। इसे देखकर शिनजियांग के उइगरों में भी अलगाववाद की भावना बढ़ी। उन्होंने कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बना लिए। इन चरमपंथी समूहों को सेंट्रल एशिया में बसे उइगरों से भी सपोर्ट मिलने लगा। चीन ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना। उसने शिनजियांग में उइगरों का दमन और तेज कर दिया। इस दमन के जवाब में उइगर मिलिटेंट्स भी समय समय पर हिंसा करते रहे। साल 2009 में एक कारखाने में हान और उइगरों के बीच खूब मारकाट हुई। इसमें 156 लोग मारे गए। इसके बाद चीन ने शिनजियांग को एक सर्विलांस और पुलिस स्टेट में तब्दील करना शुरू कर दिया। साल 2016 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चेन कुआंगो को शिनजियांग प्रांत का सेक्रेटरी नियुक्त किया। कुआंगो इससे पहले तिब्बत के सेक्रेटरी थे। उन्होंने आते ही शिनजियांग में पुलिस बल में हजारों की बढ़ोतरी की। शिनजियांग की आबादी को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा उनका जो भरोसेमंद थे, दूसरे सामान्य और इसके अलावा एक तीसरा हिस्सा भी था उन लोगों का जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साल 2017 में शी जिनपिंग और कुआंगो के बीच एक मीटिंग हुई और मीटिंग के अगले ही दिन शिनजियांग की राजधानी उरुमकी में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। बख्तरबंद गाड़ियों में पुलिस बल पहुंचा और लोगों को लाइन हाजिर किया जाने लगा। कुआंगो ने ऐलान किया कि वो शिनजियांग से आतंकियों का सफाया कर देंगे। कुआंगो ने शिनजियांग के मुस्लिमों पर कई तरह के बैन लगा दिए। रोज़ा बैन, दाढ़ी रखना बैन, बुर्का बैन, कुरान बैन, मस्जिद बैन, धार्मिक तरीके से शादी बैन। उन्हें सुअर का मांस खाना होगा, शराब पीनी होगी, वो अपनी कम्युनिटी में शादी नहीं कर सकते। सरहद पार के अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर लें तो अरेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद शुरुआत हुई नज़रबंदी शिविरों की। यहाँ उइगर मुसलमानों को रखा जाने लगा। कुआंगो का आदेश था कि इन शिविरों को मिलिट्री कैंप्स की तरह ट्रीट किया जाए, चलाया जाए और सुरक्षा किसी जेल की तरह रखी जाए। इन शिविरों को समझिए जैसे कोई रिसाइकलिंग वाला कारखाना। जैसे रिसाइकलिंग में किसी पुराने सामान को तोड़ फोड़ कर उससे नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक वैसे ही इन शिविरों में उइगर समेत बाकी मुस्लिमों को टॉर्चर करके उनका चीनी संस्करण तैयार किया जाता। उनकी इस्लामिक पहचान मिटा दी जाती। बच्चों को माँ बाप से अलग करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता। साल 2018 में जब पहली बार कुछ इंटरनेशनल पत्रकारों ने इस पर रिपोर्ट की तो सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। 2019 में चीन की सरकार ने माना कि ऐसे शिविर हैं, लेकिन उसका दावा था कि ये मात्र वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। सरकार कहती रही कि चंद महीने की ट्रेनिंग के बाद लोग इन शिविरों से चले जाते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 से साल 2019 के बीच इन शिविरों में रहने वाले लोगों की संख्या में 3 गुना का इजाफा हुआ था। अब समझिए यूएन का इस मुद्दे पर दखल कैसे शुरू हुआ। इस बीच कई देशों की तरफ से ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र असेंबली में उठाया गया। यूएन मानवाधिकार ऑफिस से मांग की गई कि वो इस मामले में चीन से जवाब तलब करें। साल 2018 में मिशेल बैचेलेट संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर नियुक्त हुई। इससे पहले वो चिली की राष्ट्रपति रह चुकी थीं। उन्होंने आते ही कहा कि वो चीन के अधिकारियों से इस मामले में जल्द ही बात शुरू करेंगी। मानवाधिकार संगठन मांग कर रहे थे कि शिनजियांग में यूएन की एक स्वतंत्र जांच कमेटी भेजी जाए, लेकिन चीन इससे लगातार इनकार करता रहा और साथ ही पब्लिक में बयान जारी कर कहता रहा कि यूएन कमिश्नर का शिनजियांग में स्वागत है।
साल 2021 में मिशेल बैचेलेट ने ऐलान किया कि वो उइगर मुसलमानों पर एक रिपोर्ट पेश करेंगी। बैचेलेट के इस बयान के बाद चीन के रुख में कुछ नरमी आई और वो एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर सहमत हो गया, लेकिन साथ में उसकी एक शर्त भी थी। शर्त ये कि विंटर ओलंपिक्स के बाद ही यूएन अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगा। इसके बाद इसी साल अप्रैल और मई महीने में मिशेल बैचेलेट शिनजियांग के दौरे पर पहुंची। 17 साल में किसी ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का ये पहला चीनी दौरा था। कहने को ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन था, लेकिन अधिकतर रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने सिर्फ उतना ही दिखाया जितना वो दिखाना चाहता था। बैचेलेट ने इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी वीडियो कॉल पर बात की, जिसके बाद चीनी समाचार पत्रों ने प्रोपेगेंडा चलाया कि बैचेलेट ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की प्रशंसा की है। दौरा पूरा होने के बाद बैचेलेट ने भी बयान जारी किया और कहा कि उन्होंने सरकार से आतंक निरोधक कानूनों को रिव्यू करने को कहा है। उइगर अधिकार के लिए लड़ रहे संगठनों ने आरोप लगाया कि बैचेलेट के दौरे से चीन के प्रोपेगेंडा को जीत मिली है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई देते हुए बैचेलेट ने कहा कि वो अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले शिनजियांग पर एक रिपोर्ट पेश करेंगी। दिन बीतते रहे लेकिन रिपोर्ट का कहीं कोई अता पता नहीं था। फिर जुलाई महीने में एक लेटर लीक हुआ, जिससे कहानी कुछ साफ हुई। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि उसके हाथ एक लेटर लगा है, जिससे ये पता चलता है कि चीन बैचेलेट के खिलाफ लॉबी कर रहा है। ये लेटर चीन ने जेनेवा में अपने सभी डिप्लोमेटिक मिशंस तक पहुंचाया था। इस लेटर से चीन इस रिपोर्ट को ना पब्लिश किए जाने के पक्ष में बाकी देशों का समर्थन जुटा रहा था। बैचेलेट पर एक बार फिर आरोप लगे कि वो चीन के दबाव में है। लगभग एक हफ्ते पहले उन्होंने एक बयान जारी कर ये बात स्वीकार भी की। हालांकि उन्होंने चीन का नाम न लेते हुए कहा कि उन पर रिपोर्ट पब्लिश करने और ना करने दोनों तरफ से बहुत दबाव है, लेकिन वो अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले रिपोर्ट पब्लिश करके जाएंगी। 31 अगस्त बैचेलेट के कार्यकाल का आखिरी दिन था। सबको लगा चीन अपनी करामात कर गया, रिपोर्ट पब्लिश होने से रही, लेकिन आखिरी बॉल पर छक्का मारते हुए रात 11 बजे रिपोर्ट सामने आ गई। और ये बात भी सामने आई कि रिपोर्ट पब्लिश होने में इतनी देर क्यों लग रही थी। दरअसल रिपोर्ट को तैयार कर चीन के पास भेजा गया था ताकि वो इस पर जवाब दे। चीन ने आखिरी घंटे तक न सिर्फ रिपोर्ट को दबाए रखा, बल्कि आखिरी दिन कुछ नाम और चेहरों की लिस्ट भेजी। कहा कि इन लोगों का नाम बाहर आने से खतरा है, इसलिए इन्हें रिपोर्ट से हटा दिया जाए। आखिर में इन लोगों का नाम और चेहरा छुपाकर रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया। 45 पन्नों की इस रिपोर्ट के साथ चीन का जवाब भी पब्लिश किया गया, जो इससे 3 गुना ज्यादा लंबा है। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट? 45 पन्नों की इस रिपोर्ट में सबसे पहले चीन की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की समीक्षा की गई है। चीन शिनजियांग में चल रही गतिविधियों को आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी का हिस्सा बताता रहा है। चीन ने आतंकवाद से निपटने के लिए जो कानून बनाया है उसका नाम है पीआरसी काउंटर टेररिज्म लॉ। इस कानून की परिभाषा में हर वो काम जो देश का माहौल बिगाड़ सकता है आतंकवाद के अंदर आता है। रिपोर्ट बताती है कि इस कानून की भाषा इतनी व्यापक है कि किसी भी आदमी को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में 40 उइगर मुसलमानों के इंटरव्यू की बात दर्ज है, जिनसे कुछ बातें पता चलती हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन जिन्हें वोकेशन सेंटर कहता है, वो दरअसल बंधुआ मजदूरी के अड्डे हैं। यहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार लोगों को इलेक्ट्रिक रॉड से मारा जाता है, उन्हें भूखा रखा जाता है और लड़कियों और औरतों का सामूहिक रेप होता है। एक इंटरव्यू के अनुसार कैंपों में रहने वाले लोगों को अपनी मातृभाषा में बोलने भी नहीं दिया जाता। दिन भर उनसे देशभक्ति के गाने तब तक गवाए जाते हैं जब तक गले और चेहरे की नसें उभर न जाएं। इसके अलावा रिपोर्ट में शिनजियांग में गिरती जन्म दर की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 से 2019 के बीच इस इलाके की जन्म दर में 48.7% की कटौती हुई है। इसी दौरान नसबंदी दर में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि चीन जबरदस्ती उइगर मुस्लिमों की आबादी घटाने की दिशा में काम कर रहा है। इस रिपोर्ट पर चीन का क्या कहना है, ये भी जानते हैं। यूएन की रिपोर्ट के साथ चीन का जवाब भी संलग्न है, जिसे उसने ट्रुथ एंड फैक्ट्स का नाम दिया है। चीन ने यूएन की रिपोर्ट को उसके खिलाफ साजिश करार दिया है और साथ ही लिखा है कि यूएन को अमेरिका और पश्चिमी देशों के मानवाधिकार उल्लंघनों पर भी तहकीकात करनी चाहिए। चीन के बरक्स मानवाधिकार संगठन इस रिपोर्ट के सामने आने से काफ़ी उत्साहित है। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने पेश किया जाना चाहिए, ताकि बाकी देश इस रिपोर्ट पर चर्चा कर सकें और रिपोर्ट में बताए गए कदम लागू करने के लिए चीन पर दबाव डाला जा सके। चीन के चैप्टर पर यहीं विराम लगाते हैं, बढ़ते हैं रूस की तरफ। मिखाइल गोर्बाचोव नहीं रहे। 30 अगस्त 2022 को मॉस्को में उनका निधन हो गया। उन्हें किडनी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
गोर्बाचोव 91 साल के थे। कम ही नेता ऐसे होंगे जिनके फैसलों ने दुनिया की दशा और दिशा पर उनके जितना असर डाला होगा। इसके बावजूद गोर्बाचोव को अपनी ज़िंदगी के अंतिम साल गुमनामी में गुजारने पड़े। उन्हें अपने ही देश में अपमान झेलना पड़ा। रूस की ज़्यादातर समस्याओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। हालात ये कि 6 साल तक देश की बागडोर संभालने और शांति का नोबेल प्राइज़ जीतने वाले मिखाइल गोर्बाचोव को राजकीय विदाई मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर भी संशय बना हुआ है। अपने देश में ना सही, लेकिन गोर्बाचोव को पूरी दुनिया में भरपूर सम्मान मिला। पश्चिमी देशों में उन्हें शांति का दूत, समाज सुधारक, ऐतिहासिक नेतृत्वकर्ता जैसी कई उपाधियों से नवाजा गया। निधन के बाद दुनिया भर के कद्दावर नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शोक संदेश में उतनी गर्माहट नहीं थी। इतनी विडंबनाओं के केंद्र में रहे मिखाइल गोर्बाचोव की कहानी समझने के लिए हमें पहले इतिहास का चक्कर लगाना होगा। साल 1917 रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, फिर पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। 1922 में व्लादिमीर लेनिन ने यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की स्थापना की। यूएसएसआर बनने के 2 बरस बाद ही लेनिन की मौत हो गई। उसके बाद सत्ता की चाबी जोसेफ स्टालिन के पास आई। स्टालिन का शासन दमन और शोषण के बल पर चलता था। जो विरोध करता उसे गुलग भेज दिया जाता। गुलग लेबर कैंप्स की श्रृंखला थी जिनमें स्टालिन के विरोधियों को कैद करके रखा जाता था। वहाँ उनसे जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। अधिकतर लोग वहीं पर दम तोड़ देते थे। 1930 के दशक में स्टालिन सामूहिक खेती की नीति लेकर आया। उसी दौरान दक्षिणी रूस के एक गांव में मिखाइल गोर्बाचोव का जन्म हुआ था। स्टालिन के चाबुक के नीचे उसके दादा भी आए। उसके दादा ने सामूहिक खेती में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। इस अपराध में उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया, लेकिन भाग्य से वो बच गए। स्टालिन की नीतियों से नाराजगी के बावजूद गोर्बाचोव ने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली। मॉस्को यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस गांव लौट गए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही उनकी मुलाकात रईसा से हुई। बाद में दोनों ने शादी कर ली। गोर्बाचोव सोवियत संघ के बाकी नेताओं से अलग थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ के रिश्ते को हमेशा गर्माहट दी। अपने जीवन पर रईसा के प्रभाव को उन्होंने हमेशा स्वीकार किया। 2012 में एक डॉक्यूमेंट्री में गोर्बाचोव ने कहा था, हम सारी जिंदगी हाथों में हाथ डालकर साथ चले। वो कई मायनों में अद्भुत थी। गांव लौटने के बाद गोर्बाचोव ने पार्टी का काम संभाल लिया था। अपनी मेहनत की बदौलत वो लगातार आगे बढ़ते रहे। 1978 में उन्हें मॉस्को बुला लिया गया। उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही थी। 1980 में गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो के सदस्य बनाए गए। पोलित ब्यूरो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी थी। गोर्बाचोव उस समय ब्यूरो के सबसे कम उम्र के मेंबर थे। फिर आया साल 1982 का। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लियोनिड ब्रेजनेव की मौत हो गई। उस दौर में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही देश का नेता होता था। ब्रेजनेव की मौत के बाद लीडरशिप को लेकर संकट पैदा हुआ। ब्रेजनेव के बाद यूरी आंद्रोपोव ने उनकी जगह ली। 2 बरस बाद ही उनकी मौत हो गई। फिर कोस्तांतिन चेनेंको के पास कुर्सी आई। 1 साल बाद उनकी भी मौत हो गई। तब जाकर मिखाइल गोर्बाचोव को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। जिस दौर में गोर्बाचोव के पास सत्ता आई थी, उस समय सोवियत संघ की हालत खराब थी। अफगानिस्तान युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा था। सोवियत संघ में शामिल देशों में विद्रोह हो रहे थे। अर्थव्यवस्था खराब थी। गोर्बाचोव इसको सुधारना चाहते थे। बगावत के सुरों को सुनना चाहते थे। इसके लिए वो 3 नीतियां लेकर आए, उस्कुरेनी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। उस्कुरेनी का मोटा माटी मतलब था विकास की रफ्तार को बढ़ाना। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था सरकार का कंट्रोल कम करना। और ग्लासनोस्त के तहत विरोधी विचारों को जगह दी गई। गोर्बाचोव को लगा था इससे इकॉनमी बेहतर होगी, इनोवेशन होंगे, विदेशी निवेश आएगा, कम से कम आम जनता का रुख थोड़ा सकारात्मक होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोवियत संघ के अलग अलग हिस्सों में आज़ादी की मांग उठने लगी। 1986 में शर्नोबिल और 1989 में बर्लिन वॉल गिरने की घटनाओं ने सोवियत संघ के विघटन की जमीन तैयार कर दी थी। गोर्बाचोव ने दोनों मौकों पर संयम बरता था। उनसे पहले के सोवियत शासक टैंक भेजकर विरोध को दबाने में यकीन रखते थे, लेकिन गोर्बाचोव अलग थे। उन्होंने बर्लिन वॉल को जर्मनी का इंटरनल मैटर बताकर छोड़ दिया। गोर्बाचोव ने अफगानिस्तान वॉर को खत्म करने का फैसला भी किया। इन्हीं वजहों से पश्चिमी देशों से उनके रिश्ते बेहतर होते गए। 1990 में गोर्बाचोव को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। गोर्बाचोव का ये मॉडल उनकी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रहा था।
अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी और केजीबी ने मिलकर गोरबाचोव को उनके घर से अरेस्ट कर लिया। इस गैंग में 8 ताकतवर लोग शामिल थे। इसी वजह से इन्हें गैंग ऑफ 8 भी कहा जाता है। गोरबाचोव को हाउस अरेस्ट करने के बाद मॉस्को की सड़कों पर टैंक भेज दिए गए। वे सत्ता हथियाना चाहते थे। इसी मौके पर एक और नेता का उभार हुआ, बोरिस येल्त्सिन। येल्त्सिन ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। गोरबाचोव को रिहा कर दिया गया। बदले में उनकी सारी राजनीतिक शक्तियां छीन ली गईं। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का औपचारिक विघटन हो गया। गोरबाचोव जा चुके थे, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया जा चुका था और सोवियत संघ की विरासत रूस के पास पहुंच चुकी थी। बाद के दौर में रूस में गोरबाचोव गुमनाम होते गए। रूस में एक धड़ा उन्हें आज़ादी और नई दुनिया के प्रवर्तक के तौर पर देख रहा था, जबकि दूसरा धड़ा उन्हें दुश्मन के तौर पर देखता था। 1996 में गोरबाचोव राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए। उन्हें महज 5% वोट मिले। अब बात करते हैं कि पुतिन से गोरबाचोव के रिश्ते कैसे थे। गोरबाचोव तमाम उम्र व्लादिमीर पुतिन के आलोचक रहे। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 2006 में हुई थी। हालांकि 2014 में क्रीमिया पर हमले को उन्होंने सही ठहराया था। गोरबाचोव को कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर हथियारों की रेस और सोवियत संघ में चलने वाली तानाशाही को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। पश्चिमी देशों के लिए गोरबाचोव नायक थे, लेकिन उनका अपना देश उन्हें खलनायक के तौर पर देखता है। उन्हें सोवियत संघ के विघटन का दोषी बताया जाता है। कहा जाता है कि रूस की मौजूदा सभी समस्याओं के लिए गोरबाचोव जिम्मेदार थे। कितना सच, कितना भ्रम, इसका मूल्यांकन इतिहास करेगा। जाते जाते एक किस्सा और सुनते जाइए। मिखाइल गोरबाचोव की जीवनी लिखने वाले विलियम टॉबमैन एक बार उनसे मिलने गए। गोरबाचोव ने उनसे पूछा कि किताब का काम कैसा चल रहा है। टॉबमैन ने माफी मांगते हुए कहा कि थोड़ी देर हो रही है, काम धीमा चल रहा है। ये सुनकर गोरबाचोव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐसा होता है। गोरबाचोव इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी गोरबाचोव को समझना बहुत मुश्किल है। सच में गोरबाचोव को समझना बेहद ही मुश्किल है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।